नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है ये सतत विकास पर है, सस्टेनेबल ग्रोथ पे है कि हम डेवलपमेंट कर तो करें लेकिन उसके साथ में हमारे एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें। इन सारे मुद्दों पर ये आर्टिकल बात करता है। पेंडेमिक के इस दौर में हमें ये बहुत बड़ी शिक्षा मिली है कि हमें नेचर का भी ध्यान देना चाहिए। ये जो पूरा पेंडेमिक हुआ ये इसे हम टाल भी सकते थे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उसने हमें सिखाई है, उन्हीं चीजों पर हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये है स्मार्ट वॉल्स के बारे में। अभी स्मार्ट वॉल्स से आपको क्या पता चल रहा है? जैसे आपको पता होगा यूएस और मैक्सिको के बीच में एक वॉल बनाने की बात की गई थी, जो पुराने उनके जो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी, उनके द्वारा। अभी जो बाइडेन जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने इस ब्रिक वॉल को रिप्लेस करके वहां पे स्मार्ट वॉल्स बनाने की बात की गई है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि भारतीय परिदृश्य में हम कैसे इसको स्मार्ट वॉल्स के पूरी चीज को लागू कर सकते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, देखेंगे हम इस बारे में। उसके बाद में अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश होता है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। इसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट से मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि स्टार्ट ट्रीटी जो कि यूएस और निम्न में से किस देश के बीच में की गई है। ये जो ट्रीटी है ये शस्त्रों को कमी करने के बारे में है, आर्म्स रिडक्शन के बारे में है। तो यूएस और निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जिनके बीच में ये ट्रीटी हुई है? आपको ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है टर्की, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी रूस। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो यह है कि सस्टेनेबल ग्रोथ का महत्व क्या है, जो सतत विकास है इसका महत्व क्या है आज के प्रेजेंट टाइम में, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, आज के वर्तमान समय में। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए सस्टेनेबल ग्रोथ, सतत विकास के बारे में जो हमारा आज का पहला आर्टिकल है उसके बारे में बात करेंगे। तो कोविड-19 ने हमको काफी ज्यादा शिक्षा दी है। कोविड-19 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो भारत में हमने ऐसे बहुत से सीन देखे कि जहाँ पर एनवायरमेंट में कितना सुधार आया है। फिर वो बात करें हम दिल्ली के यमुना की, तो मुंबई के मरीन ड्राइव तक सारे दूर हमें जो पॉल्यूशन, जो वाटर पॉल्यूशन हो रखा था, जो एयर पॉल्यूशन हो रखा था, वो सारा हमको कम होते हुए दिखा और नई के बराबर होते हुए दिखा। काफी ज्यादा ऐसे पक्षी थे, ऐसे प्राणी थे जो बहुत सालों से देखे नहीं गए थे, वो भी हमें देखने को मिले। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितना हम इकोनॉमिक बेनिफिट के कारण, आर्थिक कारणों के कारण सिर्फ डेवलपमेंट का एक सहारा लेकर हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे जो प्रकृति है उसको हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उसे दुर्लक्ष्य करते जा रहे हैं। तो कुछ रिलेवेंट डेटा है। सबसे पहला तो ये है जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट 2.5% टू 8% इन 2020। तो यहाँ पर जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला 2.4 से लेकर 8% के बीच में। तो यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो ग्लोबल पेंडेमिक कॉस्ट है इसका कॉस्ट क्या रहा। अगर इसका कॉस्ट देखें कि कोविड-19 के चलते हुए, इस महामारी के चलते हुए कितना ग्लोबल कॉस्ट हुई, तो ये अंदाजा लगाया गया कि 8.1 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 15.8 ट्रिलियन डॉलर तक नुकसान हुआ है। पर हम इस पेंडेमिक को अगर प्रिवेंट करने के लिए कुछ कदम उठाते, कुछ खर्च करते, तो वो कितना होता? वो होता 22.2 बिलियन टू 30.7 बिलियन डॉलर। तो आप देख सकते हैं कि जो हमको कॉस्ट हुई ये हमें ट्रिलियन में हुई, और हम इसको प्रिवेंट करने के लिए अगर कुछ सशक्त कदम उठाते तो उसका खर्चा कुछ बिलियंस में आता। तो इससे हमें अंतर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इतना कॉस्ट तो हमने सफर करा है, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो ह्यूमन सफरिंग हुआ है, जो लोगों की लाइफ लॉस हुई है, वो भी अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। तो इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 की बात करें तो टॉप 5 रिस्क जो है वो बताई गई। तो ये टॉप 5 रिस्क कौन सी है? सबसे पहला है वेदर, कि आपका वातावरण कैसा है। उसके अलावा क्लाइमेट एक्शन, कि क्लाइमेट में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो वातावरण में जो हमारा क्लाइमेट में टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके कारण भी ये भी एक रिस्क पाई गई है। उसके अलावा ह्यूमन इन्वायरमेंटल डैमेज, कि मनुष्य द्वारा जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारी प्रकृति है, उसे डैमेज किया जा रहा है, ये भी एक रिस्क है। उसके अलावा इन्फेक्शियस डिसीज, कोविड-19 एक इन्फेक्शियस डिसीज थी, ये इन रिस्क में सबसे टॉप पर आती है। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, परिस्थितिक तंत्र में जो विविधता होती है उसका
हानि होना, उसका क्षति होना। उसके अलावा ग्लोबल स्टडीज की अगर हम बात करें तो ह्यूमन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड कन्वर्जन रेट्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम फॉर अदर यूजेस। तो यहाँ पर जो ह्यूमन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है ये, उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है, जो हमारी प्रकृति में जो प्राणी है उनकी जो जनसंख्या में कमी है, उसके अलावा जो नेचुरल इकोसिस्टम है, जो हमारा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, उसका दूसरे उद्देश्यों का उसका इस्तेमाल होना, ये कुछ कारण है जिससे हमारा जो इकोलॉजी है वो डिग्रेड होते हुए जा रहा है। सो प्लेसेस इंडिया अमंग कंट्रीज एक्सपीरियंस हाईएस्ट रेट ऑफ नेगेटिव चेंज। तो भारत को ये उन कंट्री की श्रृंखला में शामिल कर देता है जहां पर हाईएस्ट नेगेटिव चेंज है। उसके अलावा और भी कुछ स्टडी है जो कि है स्विस री इंस्टीट्यूट 2020 की इनकी स्टडी, जिसमें बताया गया है कि ग्लोबली 20% ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया है फ्रेजाइल इकोसिस्टम, कि भारत उन कंट्रीज में है, उन 20% कंट्रीज में है जहां पर बहुत ही नाजुक एक पारिस्थितिक तंत्र हो चुका है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम हो चुका है। उसके अलावा इकोनॉमी ऑफ बायोडाइवर्सिटी दासगुप्ता रिव्यू 2021 है, इसमें भी इसी चीज की बात की गई है कि जिस प्रकार से हम इन्वायरमेंट का यूज करते जा रहे हैं सिर्फ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड होते जा रहा है, नेचर जो है वो डिग्रेड होते हुए जा रहा है, वो क्षतिग्रस्त होते हुए जा रहा है। उसके अलावा व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, ये कौन से कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट शुड नो लॉन्गर बी जस्टिफाइड इन नेम ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो बात है सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप प्रकृति का, पर्यावरण का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसे खत्म कर रहे हैं, तो ये नहीं आपको जस्टिफाई करना चाहिए, इसको उचित नहीं ठहराना चाहिए। सो इमरजेंस ऑफ कोविड-19 वाज एंटायरली ड्राइवन बाय अनचेक्ड एक्टिविटीज सच एज। तो कोविड-19 जो है वो किन कारणों से आया, इसमें जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो कारण देखते हुए हम रिलेट करते हैं कि कैसे कोविड-19 जो है वो खुद मनुष्यों के द्वारा ही पैदा किया गया एक पूरा डिजास्टर था। तो यहाँ पे रैम्पेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, तो राइटर बताते हैं कि नेचुरल हैबिटेट जो है उसका डिस्ट्रक्शन, उसके अलावा एक्सपांशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो नेचुरल हैबिटेट आपने खत्म करा, उसकी जगह वहां आप एग्रीकल्चर लेकर आए, नेचुरल हस्बेंड्री लेकर आए, जिसका बहुत ही अंधाधुंध तरीके से एक्सपांशन करना और इंटेंसिफिकेशन करना। उसके अलावा इंक्रीज्ड कांटेक्ट बिटवीन वाइल्ड लाइफ, लाइफ स्टॉक्स, पैंथोजन्स एंड ह्यूमंस। तो यहाँ पर आपने पहले तो नेचुरल हैबिटेट खत्म करा, यहाँ से जंगल खत्म हुए, तो अब जहां पर आपने आपकी सिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री बजाई है, अब आपने रहने का स्पेस जो है वो वाइल्ड लाइफ के लिए कम करा। अब ये देखने को बार बार मिलता है कि हमारी जो सिटीज है, हमारे जो एग्रीकल्चर है, उसमें वाइल्ड लाइफ आ जाते हैं, तो यहाँ पर ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का एक कॉन्टेक्ट बढ़ गया। उसके अलावा जो हमारे लाइफ स्टॉक्स है उनका भी इंटरफेरेंस हो जाता है। फिर जो वाइल्ड लाइफ और डोमेस्टिक एनिमल है उनमें पैंथोजन्स का जो ट्रांसफर है ये भी बढ़ गया है। तो ये कुछ कारण रहे थे, जैसे कोविड-19 का जो पूरा वायरस है ये म्यूटेट होकर मनुष्य में आया था, जो कि पहले एक वाइल्ड लाइफ एनिमल के पास में, फिर एक डोमेस्टिक एनिमल जिसको कंज्यूम करते, उसके बाद में ह्यूमन बॉडी में, तो कैसे ट्रांसफर होते होते वो आया। तो यहाँ पर जो इमरजेंसी था कोविड-19 का, ये खुद हमारी अनचेक्ड एक्टिविटीज के कारण किया गया। उसके अलावा पॉलिसी मेकर या जो लॉ मेकर है उनको ध्यान देना चाहिए कि जब भी वो कोई नीति बनाए या कोई कानून बनाए तो उसमें बायोडाइवर्सिटी, पारिस्थितिक तंत्र और इकोसिस्टम जो है उसको भी तवज्जो दे इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। जब भी वो आर्थिक डेवलपमेंट के लिए कोई भी ऐसा कदम उठाते हैं तो हमें हमारे बायोडाइवर्सिटी, हमारे इकोसिस्टम, हमारे पर्यावरण का ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर एक कदम ये उठाया जा सकता है कि हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को, जैसे फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो हमारी इकोनॉमी, उसे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की ओर डाइवर्ट कर दें। मतलब जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वहां से हम नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत है वहां पे बढ़े। उसके अलावा इनहेंस इन्वेस्टमेंट इन फील्ड ऑफ रिसर्च इन सस्टेनेबल साइंस। तो जो सस्टेनेबल साइंस है, जो सतत विकास का जो विज्ञान है, उसमें हमें रिसर्च के लिए और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे हम अल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढ सके। जैसे हमने फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करके हमने सोचा कि हम क्यों ना हम सौर ऊर्जा से एनर्जी लाएं, तो आपको आजकल इलेक्ट्रॉनिक कार्स देखने को मिलेंगी, ये उसी का एक उदाहरण है। वैसे ही अल्टरनेटिव सोर्स की ओर हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर भारत में नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये पीएम्स नेशनल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। तो इसका
ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, उसे रिस्टोर करना, पुनः पुरानी जो स्थिति में है उसको लाना और उसको और ज्यादा बढ़ाना। उसके अलावा जो सस्टेनेबल यूज है, जो हमारा सतत विकास के लिए जो हम चीजों को उपयोग में लाते हैं उसको और ज्यादा मजबूत करना। उसके अलावा ग्रीन जॉब्स जो है, ऐसी जॉब जिससे कार्बन फुटप्रिंट ना हो, हमारे पर्यावरण को धक्का नहीं पहुंचे, वैसी जॉब्स क्रिएट करना। उसके अलावा इनकरेज इंडियन पब्लिक टू अप्रिशिएट नेचुरल एंड एसोसिएटेड कल्चरल ट्रेजरी कलेक्टिवली इनहेरिटेड। तो सबसे पहले कुछ ऐसी प्राकृतिक पद्धति है जिससे पर्यावरण को बहुत कम हानि पहुंचती थी या नहीं के बराबर हानि पहुंचती थी, उनको इनकरेज करना हमारी इंडियन पब्लिक को कि वो ऐसी हमारी कल्चरल ट्रेजर्स जो है उनको इनकरेज करें। उसके अलावा आज का हमारा जो दूसरा आर्टिकल है ये भारतीय सीमाओं के बारे में। तो ये समाचार में कैसे आया? तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है, हाल ही के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इन्होंने जो एक बॉर्डर वॉल बन रही थी यूएस और मैक्सिको के बीच में, उसको रोक दिया है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट है, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि एक बॉर्डर वॉल बने यूएस और मैक्सिको के बीच में। तो यहाँ पे जो बाइडेन ने कहा है कि वॉल तो हम बनाएंगे पर वो ब्रिक की नहीं होगी, ये स्मार्ट वॉल्स होगी। अब ये स्मार्ट वॉल्स क्या होती है वो समझते हैं। क्या है स्मार्ट वॉल टेक्नोलॉजी? टू सॉल्व बॉर्डर सिक्योरिटी इशू विदाउट द नीड ऑफ फिजिकल बैरियर। तो यहाँ पर एक ऐसी वॉल बनाना जिसमें फिजिकल बैरियर ना हो, जो ब्रिक्स की नहीं हो, जो सीमेंट वगैरह की नहीं बनी हुई। तो ये बनी रहेंगी सेंसर्स की, रेडार्स की और सर्विलेंस टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट ट्रैक बॉर्डर ब्रेकिंग। तो ये एक टेक्नोलॉजी की वॉल बनी रहेंगी जिसमें सेंसर्स लगे रहेंगे, रेडार्स लगे रहेंगे, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी होगी जो कि डिटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी ब्रेकिंग, कोई भी टेररिस्ट या कोई ऐसी इलीगल अगर आपकी सीमा पार करके आपके देश में आती है तो ये आराम से ट्रेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये अपने आप में कोई नया कंसेप्ट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की जब गवर्नमेंट थी तभी भी ये प्रपोज किया गया था, लेकिन उन्होंने इस स्मार्ट वॉल की जो टेक्नोलॉजी को उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हुए और वहां पर उन्होंने जो फिजिकल वॉल बनाने की बात की गई थी। तो अलॉन्ग विद सर्विलेंस टावर्स एंड कैमरास, थर्मल इमेजिंग was to be used capable of distinguishing animal and humans। अब आप तो ये सोचेंगे कि अगर वहां पे टेक्नोलॉजी लगी हुई है तो एक प्रश्न ये मन में उठता है कि मनुष्य भी आ सकते हैं, कुछ और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी आ सकती है, कुछ एनिमल्स भी आ सकते हैं, तो इसमें कैसे हम डिटेक्ट करेंगे? तो वहां पर थर्मल इमेजिंग की भी एक टेक्नोलॉजी होगी जो कि ये डिस्टिंग्विश कर पाए कि एनिमल कौन है, ह्यूमन कौन, तो हमें किससे खतरा और कहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत है ये भी हम आराम से डिटेक्ट कर पाएंगे ऐसी टेक्नोलॉजी के चलते हुए। तो भारत में भी इसकी एप्लीकेशन हो सकती है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भारत में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे भी हमें काफी इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, काफी इलीगल तौर से लोग आ जाते हैं हमारी सीमाओं में, टेररिस्ट आते हुए हमें दिखते हैं और काफी बार स्मगलिंग की जैसी गतिविधियां है वो भी देखने को मिलती है। तो अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे तो भारत को भी बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। उसके अलावा हमारी जो सीमाएं हैं ये हिमालय से लेकर रेगिस्तान तक है, काफी रस्ट एरिया है, काफी भीड़ वाले एरिया है, तो यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। उसके साथ में जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी ये इन्हांस करेगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बैक रहेगा। उसके अलावा हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है इन्हें भी काफी मदद मिलेगी क्योंकि इन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है इनको एडवांटेज एज एडवांटेज इनके लिए फायदेमंद होगी। इसके अलावा और भी बेनिफिट है, जैसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि आज हम जो ब्रिक की वॉल बनाते हैं उसमें जितना कॉस्ट लगता है उससे कई कम कॉस्ट जो है हमें स्मार्ट वॉल्स में लगेंगे। उसके अलावा लोग जो इतनी हम फोर्सेस लगाते हैं वो भी फोर्सेस लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके अलावा एनवायरमेंट को कम डैमेज होगा। उसके साथ में लैंड सीजर एंड स्पीडियर डिप्लॉयमेंट, तो यहाँ पर लैंड सीजर मतलब लैंड आपको इतना ऑक्यूपाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो डिप्लॉयमेंट है वो भी काफी ज्यादा स्पीडी तरीके से होगा। तो चलिए न्यूज इन फ्लैश की ओर बढ़ते हैं। तो स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी हुई है यूएस और रशिया के बीच में। तो यूएस हैज एक्सटेंडेड द न्यू ट्रीटी विद रशिया फॉर 5 ईयर। तो ये ट्रीटी हुई थी, इसे और 5 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर टू प्रिवेंट आर्म्ड रेस, तो एक जो शीत युद्ध के समय एक परिस्थिति रहती थी कि आर्म्ड रेस चल रही है कि यूएस और रशिया जो यूएस था उस टाइम पे था उनमें हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती थी इनडायरेक्ट वे में, एक युद्ध चलता था इनडायरेक्ट वे में कि हमारे पास में इतने आर्म्ड है 5 तो हम 6 लाए, तो दूसरी कंट्री बोलते थे नहीं हम इससे ज्यादा 6 लाएंगे। तो यही जो आर्म्ड रेस है उसे रोकने के लिए ट्रीटी लाई गई है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है उनकी संख्या जो है वो 1550 पे कैप कर दी जाए, इसीलिए ये ट्रीटी फाइनली और एक्सटेंड की गई है यूएस के द्वारा। उसके अलावा मोशन ऑफ थिंग्स जो है हमारे पार्लियामेंट में
राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उसके पास बाद में मोशन ऑफ थैंक्स होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे अपोजिशन मेंबर है जिन्होंने चैलेंज किया है मोशन ऑफ थैंक्स को। इन्होंने यहाँ पर मोशन ऑफ थैंक्स को चैलेंज करने का मतलब ये है कि जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा नीतियां रखी गई, सरकार की एक ढांचा रखा गया, उसके अगेंस्ट ये एक प्रपोजल है, ये एक मोशन है। तो यहाँ पर मोशन ऑफ थैंक्स के अगेंस्ट हमें अपोजिशन पार्लियामेंट में देखने को मिला, जो कि खासकर 3 फार्म बिल्स के बारे में, लॉस के बारे में है, जिसके अगेंस्ट हमें बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा प्रिविलेज नोटिस की बात करेंगे। सो अ प्रिविलेज नोटिस हैज सबमिटेड अगेंस्ट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर फॉर प्रपोजिंग to the protesting farmer amending the 3 contentious agriculture laws. Privilege notice is moved in form of a motion by any member of either house against a member of breach of parliamentary privilege. तो privilege motion हमें यहाँ पर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर, उनके अगेंस्ट देखने को मिला। तो यहाँ पर भी जो मुख्य उद्देश्य अपोजिशन लीडर्स का जिन्होंने प्रिविलेज नोटिस लाया गया है, तो उसका उद्देश्य यही है कि जो 3 एग्रीकल्चर लॉज है उनके अगेंस्ट इसे वापस लिया जाए। तो चलिए यहाँ पे चौरा चौरी इंसिडेंट जो है, इसको 100 वर्ष हो गए, हमारी हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है ये, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को लार्ज क्राउड, जो पीजन का क्राउड जो कि प्रोटेस्ट कर रहा था, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसमैन जो थे उनकी हत्या हुई थी। इसी के बाद जो गांधी हैं उन्होंने सस्पेंड कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, जो कि 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ था। तो करीब 2 वर्षों तक, करीब 1.5-2 वर्षों तक ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, लेकिन इस चौरा चोरी इंसिडेंट के कारण ये रुक गया था। उसके बाद में अगर हम देखें तो 172 से लेकर 225 एक्यूज जो है वो सेंटेंस कर दिए गए थे, सेंटेंस टू द डेथ बाय सेशन कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी थी। उसके अलावा अंत में जो आज का हमारा न्यूज है वो है डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 के बारे में। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में था, जिस पैनल के पास में था उसको हेड कर लेते जयराम रमेश, जिन्होंने अब इस अपनी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में टेबल कर दी गई है। तो अभी इसका प्रीएम्बल जो है वो वैसा का वैसा ही रहा है, कोई बड़े बदलाव इसमें इतने देखने को नहीं मिले। तो देखने वाली बात रहेगी कि अब बिल लॉ के फॉर्म में आता है कि पार्लियामेंट में आएगा, इसमें डिस्कशन होगा, फिर हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे। उसके अलावा आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आज के न्यूज़पेपर में था, जो कि है मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब अगर हम अर्थव्यवस्था की, देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें, इसका मतलब होता है कि आप एक इंजेक्शन करें, एक इनिशियल इंजेक्शन करें, जो कि रिजल्ट इनटू लार्ज फाइनल इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा थोड़ा कैपिटल इनपुट किया जाएगा हमारी इकोनॉमी में, जिसका रिजल्ट ये हो कि हमारी नेशनल इनकम जो है वो काफी मल्टीपल फॉर्म में हमें इसका रिजल्ट देखने को मिले। मतलब आपने लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक यूनिट अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका नेशनल इनकम में रिफ्लेक्शन 4 या 5 यूनिट हो, मतलब मल्टीपल फॉर्म में हो। ये इस पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग होता है। तो हमें बजट सेशन में भी कुछ इसका थोड़ा सा एक अंदेशा देखा गया है कि यहाँ पे सरकार के द्वारा मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात की गई कि वो भी कुछ इनिशियल इंजेक्शन करेंगे और जिसका रिजल्ट हमें ये मिलेगा कि हमें नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज होगी। तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।